नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इंतखाबात के अलाइंसेस बनने का अमल आपको शुरू होता हुआ नज़र आता है। आज मुमकिना तौर पर MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलाइंस का आगाज़ हो गया। अलाइंस का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस किस्म की मुलाकात होती है, जैसे कि मुलाकात हुई और फिर एक एलामिया भी जारी किया जाता है जिसके अंदर कमेटियाँ बनाने का जिक्र होता है और ये कहा जाता है कि इसके बाद हमने हतमी तौर पर तजावीज़ लेनी है कि इंतखाबात के अंदर कैसे काम करना है, तो आप देख सकते हैं कि अलायंस बनाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी जमातों ने भी कहा था कि वो दूसरी जमातों के साथ कांटेक्ट करेंगी, लेकिन ये पहला बड़ा कांटेक्ट है इंतखाबात के ज़ुमरे में जो दो बड़ी सिग्निफिकेंट जमातों के दरमियान हुआ है। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका बहुत शुक्रिया। हम MQM से भी जानना चाहेंगे कि MQM तकरीबन हर कोलिशन का हिस्सा रही है। नून लीग के साथ भी उनकी कोलिशन रही हैं, PDM के अंदर भी उनका हिस्सा था, लेकिन हर मरतबा कोलिशन बनते बनते एतराज़ात उनके बहुत होते हैं। इस मरतबा जब वो मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा हाथ मिला रही हैं तो फिर उनकी कंडीशंस क्या हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, याद रहे कि उनको ऑलरेडी कहा है कि वो एक मुर्दा सियासी घोड़ा है, तो नून लीग अगर मुर्दा या नीम मुर्दा सियासी घोड़ा उनको कहा जा रहा है, उसके साथ किस किस्म की अलायंस बना रही है। MQM के नुमाइंदे मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान। इन को इंटरव्यू करने से पहले नाज़रीन हम आपको बता दें कि हमारे पास तैयार है समरी उन ख़बरों की जिन्होंने दुनिया भर में तहलका मचाया और गाज़ा के अंदर बदतरीन सूरत हाल टॉप पर है। गजा में इजरायली बमबारी से हर एक मिनट में एक जख्मी और हर घंटे 15 मैयतें अस्पतालों में लाई जा रही हैं। हर घंटे में 5 खवातीन और 6 बच्चे शहीद हो रहे हैं। 70% आबादी बेघर हो चुकी है। नून लीग और MQM ने इलेक्शन इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। नून लीग से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं कि अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों उनको वेलकम कहते हैं। डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी के कैंप पर दहशतगर्द हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। आइए नाज़रीन, आपको राना सनाउल्लाह खान के पास चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बतदरीज अपनी पार्टी की जो नशिस्तों का तखमीना है वो आप बढ़ाते रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए, आज आपकी MQM के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई, हमने एलामिया भी देख लिया। अब ज़रा पंजाब से मैं शुरू करना चाहता हूँ। पहले अब आपके एस्टीमेट में आपकी सीटें कितनी हैं पंजाब से, क्योंकि पहले आपने 110 कहा था, फिर आप 130 पे ले गए। मैं ज़रा आज आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा कि पंजाब में आप बिल्कुल टिकट देने के आप करीब हैं, आपका तखमीना क्या है, कितनी सीटें मिल जाएंगी आपको? देखें, हमने 10 नवंबर तक पार्टी कैंडिडेट से जो है वो एप्लीकेशनें इनवाइट की हैं और उसके बाद अगले 10-12 रोज़ में जो है वो पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स होंगी और इस मरतबा फ़ैसला हुआ है कि उन मीटिंग्स को मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद चेयर करेंगे। तो फ़ैसले जो है वो हो जाएंगे अगले 10-15 रोज़ में। तो उसके बाद एक फिर सही सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। बाकी जो असेसमेंट है इसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उसके मतलब जो रिपोर्ट्स या जो सर्वेज़ हमने अपने तौर पे करवाए हैं या जो हमारी पार्टी तंजीम की एक फ़ीडबैक होती है कि कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं, तो उसके हिसाब से 141 में से जो है वो 110 और 20 के दरमियान का फिगर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने बुरे तरीन हालात में भी जो है वो तकरीबन 64-65 सीटें जो है वो 2018 के इलेक्शन में जो है वो हमने जीती थी। तो इसलिए इस मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे कैंपेन के लिए और इस तरफा हमने बहुत बेहतर अंदाज में जो है ये सारी
जो है वो टिकटों की तकसीम और बाकी सारे तो मामले। इसमें आपने क्या सर्वेस का सहारा लिया राना साहब? क्योंकि आखिरी मरतबा मैंने देखा था आपकी जमात ने सर्वेस करवाए, किन कैंडिडेट्स को टिकट देना है उनकी एवेल्युएशंस करवाई, फिर लोगों की जो तरजीहात हैं वो भी करवाई। वो मेरे पास सारा मौजूद है सर्वे, दूसरी जमातों ने भी करवाए थे, पीटीआई ने भी करवाए थे। तो इस मरतबा जो है आप सर्वे साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं या झटका तरीका इख्तियार किया हुआ है कि एनु टिकट देना है एनु नहीं देना? नहीं, हमारा पहला जो हमारी तरजीह है वो हमारी पार्टी की अपनी इन्फॉर्मेशन है कि पार्टी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूसी लेवल तक, वहाँ से फीडबैक क्या है कि उस इलाके में कौन आदमी जो है वो बेहतर कैंडिडेट है। उसके बाद अगर किसी जगह पे 2 या 3 लोगों के दरमियान ये मामला हो कि हम में से ए कहे कि मैं बेहतर हूँ, बी कहे कि मैं बेहतर हूँ, डी कहे कि नहीं जी ये दोनों जो है वो मुझसे जो है वो बहुत हल्के हैं, मैं यहाँ पे बहुत बेहतर हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर एक सर्वे जो है वो फिर मदद करता है कि उन तीनों में या उन 2 लोगों में से जो है वो बेहतर चॉइस जो है वो किया जाए। लेकिन राना साहब आपकी पार्टी की जो तंजीमी हालत है वो तो बसद एहतराम बहुत ख़राब है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अभी पार्टी की तंजीम 9 के जो अमल है उसको मंतकी नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। अभी आपकी पार्टी की तरफ से हम सुनते हैं जी कि हम दोबारा से पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो तितर बितर रही है, जिसके अंदर लोग नाराज़ हैं और पता नहीं है कि मामलात कहाँ पे खड़े हैं लोकल लेवल के ऊपर, हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ से तो आपको क्या फीडबैक मिलेगा? इसका मतलब है कि ज़ाती प्रेफरेंस ही होगी ना जी कि ये मेरा जाने ना लगा, टिकट दे दो, एनु रहन दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तसर जो है ये आपको जो है ना वो हमारे किसी दुश्मन ने जो है वो दिया है। पंजाब में डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हलका के लेवल के ऊपर जो है वो तंजीम मौजूद है, यूसी लेवल तक जो है वो तंजीम मौजूद है। और इस मरतबा 21 अक्टूबर के हवाले से पंजाब की हालिया तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है। हर हलके से जहाँ से एक बस आ सकती थी एक आई है, जहाँ से 100 आ सकती थी 100 आई है, और हर हलके में जो है वो हर कॉर्नर में मोबिलाइजेशन हुई है। तो इसलिए ठीक है, लोग अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक राय देते हैं, लेकिन बहरहाल असल बात जो है वो भी सामने आ जाती है। तो इसलिए हमारा पार्टी की तंजीमी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, उस हवाले से भी हम फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड्स भी इसी मकसद के लिए होगा, और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हम सर्वे का सहारा जो है वो भी लेंगे। लेकिन मोस्टली तो आपके तय होंगे ना जी, क्योंकि आपके कैंडिडेट जो हैं वो पुराने भी हैं, लॉयल भी हैं, आपकी एक रिवायती जमात भी है, बहुत हद तक तो तय हो चुका होगा, वो तो अब खाना पूरी होगी जी। ऑलमोस्ट कोई 70 to 80%, यानी मिसाल के तौर पे जो हमारे जो है वो कैंडिडेट्स 2018 के मुश्किल तरीन हालात में भी जिन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की, कामयाबी हासिल करने के बाद बदतरीन हालात में जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे और वफ़ादारी की पार्टी के साथ, कमिटमेंट को निभाया, तो उन लोगों के मतलब हमें सर्वे करवाने की या जो है वो रिपोर्टर पार्टी करवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। और सारे पाकिस्तान तो की बात करें, सिर्फ पंजाब की बात करें? बाकी जो है नहीं मैं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पंजाब की हद तक है तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 70 से 80% तक तो ये चीज़ें जो हैं ये तय हैं, और बाकी जो 15-20% है तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि किस हल्के में कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमारा बेहतर तौर पे जो है वो पार्टी को जो है वो सीट रिटर्न करके दे सकता है। अच्छा, अब एक तस्वर बड़ा गहरा हुआ चला जा रहा है कि आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तयशुदा है कि आपकी जमात ने ही जीतना है। ये जो तयशुदा होने का नताइज के हवाले से तस्वर है, इस पर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि बड़ा ख़तरनाक तस्वर है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट्स के बारे में हमेशा यही कहते रहे कि जब वो एक पेज पे थे कि उनके नताइज तयशुदा होते हैं, आपकी ज़मानत नहीं होनी वो तयशुदा था, उनको हमेशा कामयाबी मिलनी है वो तयशुदा था। तो ये तयशुदा वाला जो मामला है इसको कैसे देखते हैं? तयशुदा वाले मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि 2018 में ये तयशुदा था कि इन्होंने जो है वो हमें कोई सीट नहीं जीतने देनी।
ये तयशुदा था कि राणा सांवला किसी सूरत में जो है वो कामयाब इसको नहीं होने देना, और बहुत सारे लोगों के मतलब तयशुदा था कि इनको जीतने नहीं देना, लेकिन तयशुदा होने के बावजूद भी हम जीते और हम कामयाब हुए। तयशुदा था कि इनकी ज़मानतें नहीं होने देनी, इसके बावजूद हमारी ज़मानतें हुई। तयशुदा था कि इस पार्टी को हमने रहने नहीं देना, कायम नहीं रहने देना, इसके बावजूद हमने अपने वजूद को अल्लाह के फजल से जो है वो बरकरार रखा, स्ट्रगल की, और उसके बाद अच्छे हालात आ गए। अब मामला ये है कि क्या तयशुदा है, क्या तयशुदा नहीं है। हमने तो जो तयशुदा था उसका भी मुकाबला किया, जो हमारे मुखालफ या हमारे ख़िलाफ़ तयशुदा था। और अब अगर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग हमारे मुखालफ थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हमने छोड़ना ही नहीं है किसी को, जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब सबको जेलों में डाल देना है, सबको जो है वो इस मुल्क से जो है वो पता नहीं कहीं जाके किसी समुंदर में फेंक देना है, अब उन लोगों ने जो है वो कोई ऐसी हरकतें की, ऐसा जुर्म किया, वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, अपने किए को भुगत रहे हैं। तो इसमें हमें कोई खुशी तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये हमारा किया धरा नहीं है, जो उनका अपना किया धरा है। लेकिन आनंद साहब कोई ज़्यादा आप गमगुसार जो है वो ऐसे हालात पैदा कोई गमज़दा भी नहीं लग रहे। अगर आपको खुशी नहीं है तो आपको गमज़दा भी नहीं होंगे। ओपोनेंट आपका जो सियासी तौर पर डिज़ोल्व अगर हो गया है, लेकिन क्या वाकईतन डिज़ोल्व हो गया है ओपोनेंट आपका? ज़रा इसके ऊपर आइएगा, फिर मैं एमक्यूएम की तरफ भी जाऊँगा कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट कौन है पंजाब में? जब आप कहते हैं जी कि हमने इनसे हमारा मुकाबला है, तो किन से मुकाबला है आपका पंजाब में? देखें, PMLN का जो है वो जो वोट और जो सपोर्ट पंजाब में है, उसकी एक मुखालफ वोट और सपोर्ट भी है। वो पहले सारी पीपल्स पार्टी के साथ थी, और वही जो है वो वोट और सपोर्ट जो है वो बाद में ट्रांसफ़र हुआ PTI को। अब अगर वो दोबारा जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपना शेयर जो है वो वापस लेती है, या PTI जो है वो किसी ढंग से या किसी तरीके से, अब देखें ना, हमने कहा उनको कि आप शाह महमूद कुरैशी को या किसी बंदे को जो है वो पार्टी का सरबराह बना के, तो पार्टी जो है उसको आप जो है वो मैदान में जो है वो रखें। मामला ये है कि अगर वो किसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहा तो ये उसकी अपनी नेचर है, उसने पहले भी सारा कुछ इसी तरह से किया है। PTI जो है, PTI को कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन में हिस्सा लेने से, लेकिन जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उनको कोई हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। वो लोग जो है वो सबसे पहले अपना जुर्म जो है वो उसको फेस करेंगे। राणा साहब, सारी पार्टी पर झाड़ू फेर दिया है, उनका बंदा ही नहीं बचा कोई बीच में। जो बचे हुए हैं वो भी भागते फिर रहे हैं। मतलब आप यूं तो ना करें ना, अब आप ये तो ना कहें कि वो उनकी अपनी तंजीमी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो रहा है। उनकी पार्टी फारिग हो गई है तंजीमी एतबार से, वोट की बात नहीं कर रहा। तलत साहब पार्टी के ऊपर अगर ये मुश्किल वक्त आया था उनके ऊपर, ये आया तो खैर उनके अपने करतूतों की वजह से था। कोई किसी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप ये करें, तो उसके बाद उनको चाहिए था ना कि इन हालात को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करते, अपनी स्ट्रेटजी बनाते। उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो बंदा ही कोई नहीं है ना सर, तो स्ट्रेटजी किने बनानी है? नहीं है, बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ही कोई नहीं छोड़ा। बंदे नहीं तो जेड़े बंदे हैं ना, बंदियां ते एतबार करन। कौन है? अच्छा, पंजाब में कौन है? मुझे बताएं जरा, मुझे बताएं ना कौन है पंजाब में? नहीं, शाह महमूद कुरैशी करीब 2 महीने जो वो टकरे मारता रहा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एतबार तो क्या, बल्कि जो साइफर केस में फंसा हुआ है शाह महमूद कुरैशी, तो साइफर केस में फंसा हुआ है, केस इसका एतबार नहीं करना, वो तो बाद में फंसा ना वो। तो मामला ये है कि ये चीज़, ये जो है, ये उनको चाहिए था कि इन हालात को फेस करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी को जो है वो तैयार करते हैं। तो PTI तो तंजीमी एतबार से तो आपको थ्रेट नहीं है, तो सदारत से अलहदा किया। देखें, PTI जमात तो मौजूद है ना। नहीं, किधर मौजूद है उसको कितने है जमात? मैं आपसे पूछी जाता हूँ, आप बंदों का नाम नहीं बताते। वो जो जेल में बैठा हुआ है उसका नाम आपने दिया है नहीं? तलत साहब, एक नाम दियो ना, मैंने PTI दा पंजाब से। वो जड़ा तलत साहब जड़ा अडियाला जेल च बैठा है ना, उन्हें पार्टी तो अपनी जेब च पाई है। वो जेब चो कड्ढे तो पता लगे ना भी पार्टी कितने है। वो उसने जेब में डाली हुई है पार्टी, और जेल में बैठा है वो पार्टी को जेब से निकाले, को पार्टी को जो है वो हवा लगने दे।
तो आप तो पार्टी सामने आ जाए। तो मामला ये है कि ये बहरहाल ये को मुझे उसे मशवरा देने की या इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका अपना चैलेंज है, वो इस चैलेंज को जिस तरह से फेस करना चाहते हैं। तो पीटीआई तो आपको नजर नहीं आ रही, तो पीपल्स पार्टी है फिर आपको ओपोनेंट, हालांकि उनके वोट तो पंजाब में ना होने के बराबर थे पिछले इंतखाबात में। पीपल्स पार्टी का वोट सारा जो है वो पीटीआई को पड़ा है इसमें जो है वो 2018 के इलेक्शन में, ठीक, बल्कि 13 के इलेक्शन में भी काफ़ी हिस्सा जो है वो उधर से वो आपका तगड़ा ओपोनेंट है, पीपल्स पार्टी आपका तगड़ा ओपोनेंट है, आपको लगता है? नहीं, तगड़ा ओपोनेंट तो नहीं है हमारा इस वक्त पंजाब में जो है वो इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन जो है वो क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका क्या है? देखें जी, इस्तेहकाम वाले जो है वो भी, उनके पास भी कुछ इलेक्टेबल्स हैं, वो भी अपने तौर पे जो है वो मुस्तकबिल की कम से कम क्यू लीग बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है वो उसमें कामयाब हों, लेकिन वो अपनी कोशिश करें। ये उन्होंने, मैंने देखा है उन्होंने बड़े अच्छे जलसे किए हैं, वो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं पूरी। वो तो क्लीन स्वीप का आप कह रहे हैं, क्लीन स्वीप करेगी आपकी जमात? जी बिल्कुल, जो आखिर हमने ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं है, ठीक, तो इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन से पहले जो एमक्यूएम के पास क्यों जा रहे हैं अगर क्लीन स्वीप करना है राना साहब? होते हैं, अगर एमक्यूएम के पास फिर क्यों जा रहे हैं? मतलब ये तो काफी, मैं बात पंजाब की कर रहा हूँ ना। क्लीन स्वीप किया पंजाब से, कुछ आप केपीके में भी करना है, बलूचिस्तान में भी करना है। केपीके से मिल जाएगा, बलूचिस्तान के जो बाप वाले सारे हैं वो उन्होंने आपके पास आ जाना है, आपको एमक्यूएम की क्या जरूरत है? उनके पास क्यों जा रहे हैं? नहीं, हमें बिल्कुल एमक्यूएम की ज़रूरत है, और मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो रहा था, ये वह जमात थी कि जिन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए जो लेजिस्लेशन, जो दूसरे इक़दामात ये इनके मंशूर में हैं या जिनको ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं वो सामने रखे, उनके ऊपर बड़ी डिटेल में जाके जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात किए। फिर उसके बाद एक बाकायदा इन राइटिंग मुआहदा किया, उस मुआहदे के सिग्नेटरी हैं सारी पार्टियाँ, जेयूआई भी, बल्कि मौलाना फजल रहमान और आसफ़ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके सिग्नेटरी हैं उसके। और वो एक बड़ा ही पॉलिटिकल और बड़ा ही एक नहीं, इस तरह तो सीओडी तो आपका और पीपल्स पार्टी का भी हुआ ना, वो तो सिग्नेटरी तो आप भी हैं, आपके बड़ों ने सीओडी किया, लेकिन आप नहीं, सीओडी और चीज़ है। सीओडी में जमहूरी रवायात और जमहूरियत से मुतल्लिक़ा मामला थे। ये इनका जो एग्रीमेंट है वो और है, वो उसमें कराची के मसाइल और कराची के मसाइल के ऊपर के हल के लिए जो है उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक जो कमिटमेंट्स वो चाहते थे वो हैं। और आज भी उन्होंने यही बात की है, आज भी उन्होंने कराची के मसाइल के ऊपर बात की है, आज भी उन्होंने अपना जो भी मुतालबात किए हैं कि जी हम ये चीज़ें चाहेंगे कि आप इनके ऊपर जो है वो हमारे साथ जो है वो बैठें, इन मामलात का हल तलाश करें और फिर हम आपस में मिल के जो है वो एक दूसरे की मदद करें। और अगर हमें मौका मिलता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, तो ये चीज़ें जो है वो हम चाहेंगे कि ये कराची के लोगों की बेहतरी के लिए जो है ये किए जाए। एक एजेंडे के ऊपर उन्होंने बात की, ठीक, जो कि कराची की वेलफेयर का एजेंडा। ठीक है, तो पंजाब के अंदर तो हो गई क्लीन स्वीप, लेकिन मरकज़ में आपको मखलूत हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, क्या ये दुरुस्त होगा अभी तक के तज्ज़िये के मुताबिक? नहीं जी, अगर नहीं तलत साहब, अगर पंजाब में 100+ सीटें जो है वो के ऊपर कामयाबी मिल जाए तो फिर ये बड़ी आसानी से सिंपल मेजॉरिटी बनती है। इसमें फिर कोलिशन गवर्नमेंट का क्या सवाल है? ठीक है जी, हमारे पास कुछ सवाल राना साहब के लिए और बाकी हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नून लीग और एमक्यूएम के दौरान बातचीत, नून लीग का ख्याल है कि पंजाब से वो क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन दूसरी जमातों को भी साथ लेके चलना है। राना साहब, जो पीडीएम का तजर्बा था वो भी एक मखलूत हुकूमत का तजर्बा था,
हम समझते हैं कि आपके पास नंबर्स उस वक्त मौजूद नहीं थे, इस मरतबा आपको ज़्यादा नंबर्स की उम्मीद है। बल्कि कहते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो भी एक मखलूत हुकूमत ही थी, अगरचे उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी। तो ये जो दूसरी जमातों को साथ लेकर हुकूमत करने का तजर्बा पाकिस्तान में पिछले 2 रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर आपके पास वो नंबर्स नहीं आते, और पॉलिटिकल कैलकुलेशन गलत हो सकती हैं, इलेक्शन डे पे क्या होता है किसी को क्या मालूम, तो क्या मखलूत हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान को बहरान में से निकाल सकती हैं? जो 2 तजर्बात हैं वो तो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। देखें, जो यानी एक जिसे मैजिक नंबर भी कहते हैं कि जो आपके पास होना चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो तो होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए, उसके बगैर स्टेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलती। लेकिन जो मसाइल का हल है, मसाइल का हल जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, बुनियादी मसाइल के ऊपर जो है वो एक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करें। उसी तरह से जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी वज़ारत उज़्मा के ज़माने में जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जो है वो किया गया था, तो उसके बाद ही जो है वो दहशत गर्दी को जो है वो ख़त्म किया जा सका था। तो ये इसके ऊपर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत क्लियर हैं कि अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के मसाइल और जिस मुल्क को जिस यानी इंतहा पे पहुँचा दिया गया है, जो इकॉनमी की और बाकी सूरत हाल जो जिस हद तक ख़राब हो चुकी है, इसको सब कुव्वतें जब तक मिल के, कुव्वतों से मुराद जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब मिल के जो है वो नहीं बैठेंगे, सार नहीं जोड़ेंगे और जदोजहद नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इसको इस सूरत हाल से निकालना जो है वो मुश्किल है। लेकिन ये तमाम मामला राना साहब, इसके लिए तो एक रिदम मोमेंटम होता है, लेकिन सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन रिदम और मोमेंटम होता है, वो रिदम और मोमेंटम एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता। एक जमात का ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर स्टेज उनके खिलाफ जा चुका है, यानी PTI पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि आप उनके बदतरीन मुखालफिन के साथ अलाइंसेस बना रहे हैं, MQM, और वो उनको मुर्दा घोड़ा कह रहे हैं, और वो ये भी समझ रहे हैं कि आपका अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाहौर से नहीं होगा, और जरदारी साहब कह रहे हैं मैंने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। तो ये जो मोमेंटम है उस कंसेंसस की तरफ जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है, वो तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। इंतखाबात के नताइज के बाद तो और बेड़ा गर्क होगा, कोई एतराज़ करेगा, कोई मुँह बसोर के बैठा होगा, कोई खुशियाँ मना रहा होगा, तो उस वक्त तो माहौल बिल्कुल और किस्म का ख़राब होगा। मेरा ख्याल है कि ये मोमेंटम जो है वो इसी तरह से जिसका आपने ज़िक्र किया है, इलेक्शन से पहले तो ऐसे ही होगा, बल्कि आने वाले दिनों में जो है वो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये सारी बातें होंगी, तकारीर भी होंगी, जलसे भी होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी होगा, लेकिन जब एक दफ़ा आवाम का फ़ैसला जो है वो सामने आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो फिर जो है वो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होंगी, और तमाम पार्टी जो है वो एक जमहूरी और सियासी अंदाज में मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए जो है वो मुल्क के साथ भी और एक दूसरे के साथ जो है वो तावन करेंगी। और पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और जमात हो, ऐसी जमात जो है वो अब कोई भी नहीं है कि जो जिसका सरबरा ये कहे कि मैं दीगर सियासी जमातों से बैठने से पहले मैं मर जाऊं तो बेहतर है और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस किस्म की सियासत मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जमात जो है वो कर सकती है, और जो कर रही थी उसने उसका नतीजा जो है वो देख लिया। तो इसलिए अब सियासी रवादारी जो कि इन रवैयों की वजह से ख़त्म हो चुकी थी, इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएगी, और इलेक्शन के दिनों के बाद जो है जो एक मैंडेट आवाम देंगे उस मैंडेट का हर कोई एहतराम करेगा, खा किसी के पास अपोजिशन का हो, खा किसी के पास इक़्तिदार का हो। बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ थोड़ी सी असेसमेंट, जो मजहबी वोट है उसके ऊपर तवज्जो इतनी नहीं दी गई। फ़लस्तीन के वाक़े के बाद हमने देखा जो सबसे बड़ी रैलीज़ निकाली वो मजहबी जमातों ने निकाली या मजहबी ग्रुप्स ने निकाली। जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उससे अमलन अलहदा रहीं। बयानात वगैरह आपके हम सुनते रहते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर आना जमात इस्लामी ने किया, JUI ने किया, इसके अलावा TLP ने किया, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। तो एक मोटिवेट उन्होंने अपने वर्कर को किया हुआ है।
तो मजहबी वोट जो है आपके ख्याल में कितना कलीदी किरदार अदा करेगा आने वाली हुकूमतों के बनने या बिगड़ने में? नहीं, इसमें जो है वो कोई कलीदी रोल वाली बात जो है वो बाज़ जगहों पे है, लेकिन अमूमी तौर पे जो है वो नहीं है। लेकिन ये तसर दुरुस्त नहीं है कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर कोई रैली में जाए या ना जाए, या कोई अपने एहतजाज का कोई तरीका जो है वो इख्तियार करे, लेकिन हर पाकिस्तानी दुखी है। हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो खून के आंसू होता है, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हर फ़र्द को हमदर्दी है, खा उसका किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ है, मजहबी जमात से तल्लुक़ है, या अदरवाइज़ पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ है। इस मामले में कोई भी पीछे नहीं है, और हर कोई जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर भी रहा है और अदा करने को तैयार है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह हमें बता रहे थे कि उनकी जमात का क्या ख्याल है, किस किस्म की हुकूमत वो बना पाएंगे, किस किस्म की हुकूमत वो बनाना चाहते हैं, पंजाब में उनकी कारकर्दगी क्या रही, और MKM जैसी जमातों की उनको ज़रूरत क्यों है। मखलूत हुकूमतें कौमी कंसेंसस के बगैर पाकिस्तान को बहरान से नहीं निकाल पाएंगी। उनका ख्याल है कि कंसेंसस बन सकता है। हमारा जो बहरहाल तज्ज़िया है उसके मुताबिक अभी जो माहौल बना हुआ है, इसके अंदर कंसेंसस की बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। अगर हालात यही रहे तो डिविजन्स बहुत बढ़ जाएंगी। जब डिविजन्स बढ़ जाएंगी तो फिर इलेक्शन के नताइज के बाद पार्टीज़ को साथ बिठाना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा काम है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर बहुत सारे करिश्मे होते हैं। देखते हैं कि ये करिश्मा भी हो पाएगा या नहीं। प्रोग्राम हमारा जारी है। जानना हम ये चाहते हैं कि MQM PMLN के पास क्यों आ रही है। आइए नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल के पास चलते हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, आपकी नून लीग से मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, ये मुलाकात जो आज हुई पिछली मुलाकातों से कितनी मुख्तलिफ है? तलत भी उन मुलाकातों में और आज की मुलाकात में हालात का बहुत बड़ा अमल दखल है। उन मुलाकातों में पाकिस्तान के हालात और सियासी पार्टियों के हालात ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है हर किसी को, और आज जो हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के हैं, तो इस आज की मुलाकात में मुझे आज के पाकिस्तान के और पाकिस्तान के क्राइसिस और लोगों के मसाइल की जो है वो झलक नज़र आई है, और वो एक फ़र्क नज़र आया मुझे। ये बताइएगा कि अभी आपकी अलायंस तो बनी नहीं है, लेकिन कमेटियां बन गई हैं। अलायंस आपको होराइजन पे नज़र आ रहा है बनता हुआ इवेंचुअली या नहीं? नहीं, ये बात तो तय है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, PMLN और MQM अगले इस इलेक्शन में, और एक दूसरे की मदद करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ, और कॉम्पीट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करेंगे तलत साहब। और उसकी वजह डेफिनेटली ये 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है सूबा सिंध के अंदर, और हम उसके विक्टिम हैं बहुत बुरी तरह, और वो अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेड किस्म का मैंडेट हम समझते हैं कि आएगा, और हर पार्टी की अहमियत होगी, और हम समझते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो हमारा इस वक्त जो है वो काम चल रहा है, और हमें एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स की, वो रिजल्ट जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आपके हल्के मुख्तलिफ हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी मुख्तलिफ है, नून लीग की कंस्टिट्यूंसी मुख्तलिफ है, नून लीग का अमलन सिंध में कोई बड़ा वजूद नहीं है, तो आप इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा सकते। तो लगता ये है कि ये इलेक्शन के नताइज की बाद की बातें हो रही हैं कि आपके पास नंबर्स होंगे और हुकूमत का आप हिस्सा बनेंगे। ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद का है ना फिर, कि नहीं? तरसब नून लीग अभी अपनी कैंपेन शुरू करने जा रही है सिंध में। हमारे कराची हैदराबाद के अलावा भी पॉकेट्स हैं पूरे सिंध भर में जहाँ पर हमारे हज़ारों में वोट हैं, 10,000, 12,000, 15,000, जिससे हम अपनी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन हम वहाँ के कैंडिडेट की अगर मदद करें तो वो सीट जीत सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे हल्के आइडेंटिफाइड हैं, और जो GDA से हमारा एक ऑलरेडी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, JUI से हमारी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर, तो एंटाई पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा तारीख़ में हुकूमतें बन चुकी हैं। अरबाब रहीम साहब थे 2002 में, अली मोहम्मद मेहर साहब थे 97 में, लियाकत जतुई साहब थे, फिर 1990s में जो है वो जाम सादिक साहब थे। तो पीपल्स पार्टी ने, चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए खुली छुट्टी दे दी गई थी इनको, इन्होंने सारे अपने मुखालफिन को FIR कटवा कर, पानी बंद करके, सबको अपने साथ कान से पकड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। ओरिजिनली तो जो है वो ऑर्गेनिकली तो वो लोग इस पार्टी के नहीं हैं। और अगर कराची हैदराबाद अगर हम पूरा चंक ये अपना
खोया हुआ मैंडेट वापस लेते हैं तो फिर अगर इंटीरियर सिंध के देही इलाकों से ये तमाम पार्टीज मिलकर जो है अगर थोड़े से नंबर निकालती हैं तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे इस सिंध के अंदर, और फिर वफाक में मदद करने की पोजीशन में होंगे। पीपल्स पार्टी ने आपको मुर्दा घोड़ा करार दिया है, वजाहत तो उसकी वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन शायद ज़िमनी इंतखाबात हुए जो उसके नताइज पर वो बुनियाद कर रहे हैं ये असेसमेंट, उनके ख्याल में आपकी कोई बड़ी कदर मंजिलत बाकी नहीं रही है। आपकी असेसमेंट और आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर वो ऐसा समझते हैं तो मैं, अगर हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन के तहत मैं उनसे दुआ करता हूं कि वो यही समझते रहें, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन उनको पता चल जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन तलत साहब 6% वोटिंग टर्नआउट है, और वो 6% वोटिंग टर्नआउट ऐसे है कि जिसमें लोगों ने देखा, आपके कैमरों ने दिखाया कि डाकू इंटीरियर सिंध में आते हैं, पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग स्टाफ को और डब्बों को ले जाते हैं और शाम में छोड़ जाते हैं, और वोट अंदर से पीपल्स पार्टी का निकलता है। तो ये अगर, और फिर एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था यहाँ कराची हैदराबाद में, तो अगर ये और फिर 6% वोटिंग टर्नआउट रहा था, अगर इस पर अगर उनको बहुत ज़्यादा गलत फहमी है तो मैं तो चाहता हूँ कि वो इस गलत फहमी में रहें। बाकी हमें दो तरह की हमें एडवांटेज है। एक तो ये कि देखें, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बीइंग अ कराचियाट, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि किसी ने हमारे अलावा परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे। आखिरी लेगेसी काम की हमारी ही है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, 4.5 साल पीटीआई ने कुछ नहीं किया, हमारा भी उसके अंदर कसूर है, लेकिन आखिरी काम जो शहर में हुआ है वो हमारे हाथों से हुआ। मेरे ज़माने में शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 15 सालों की पीपल्स पार्टी के दौर के बाद ये दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। तो काम की लेगेसी हमारी है। दूसरी बात ये कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सका इन तमाम चीज़ों, इन तमाम कामों में। तो हम समझते हैं कि आज हम अपनी खामियों को, कमियों को कम करके, ख़त्म करके, और सारे डिसीजन आज इस एमक्यूएम पाकिस्तान के इस पाकिस्तान में हो रहे हैं। हमें कोई बाहर से कोई कॉल नहीं आ रही जिसपे हमारे डिसीजंस हों। तो मैं समझता हूं कि अब जो लोगों का रुझान है, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो इंशाअल्लाह ताला हम एक प्लेजेंट सरप्राइज देंगे आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह। लेकिन पिछले इंतखाबात में तो तमाम कारकर्दगी के बावजूद पीटीआई ने आपकी सीटें छीन ली थी। तलत साहब, पिछली दफ़ा भी उनको वो सीटें दी गई थी, और उनको वो तो रातों में उन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई थी, रातों में जाकर सो गए थे। सुबह उनको उठाकर कहा गया कि आप जीत गए, आपको मुबारक हो। और आज वो हालात नहीं हैं, और ना पाकिस्तान उन हालात का मुतामिल हो सकता है। हम वो सारी सीटें अपनी वापस लेंगे इंशाल्लाह। आपने हमें जब भी कोलिशन ज्वाइन की, इत्तेहाद किया, तो आपको स्पेसिफिक मुतालबात होते हैं। इस मरतबा अगरचे बहुत जल्दी है, लेकिन आपकी कोई तवक्कुआत और मुतालबात हैं जो आपने नून लीग के सामने रखे? हम आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं। हमने जिक्र किया आज इस बात का कि जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के इख्तियार के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, ये डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स आइन में महकमे लिख दिए जाएँ, एक दफ़ा आइन में लिख दिए जाएँ। जिस तरह से NFC अवार्ड देते हैं आप, और सूबा जो है वो PFC अवार्ड नहीं देता, सारे इख्तियारात और वसाइल सूबों के वज़ीर आला के पास आकर पार्क हो गए, वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होते। हम कहते हैं PFC अवार्ड जो है वो आइन में लिख दें, और हमें वफाक जहाँ से NFC अवार्ड दे रहा है वहीं से PFC अवार्ड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को दे पूरे पाकिस्तान में। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है तो मुल्क में जनरल इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अजीब मजाक है, 5-5 साल आप एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर अरबों रुपए का बजट खर्च करवाते हैं नॉन इलेक्टेड लोगों से, 5-5 सालों तक आप इलेक्शन नहीं कराते। हम इन 3 बातों के ऊपर आज भी हमने बात की है, और हमारी जितनी भी गुफ्तगू होगी वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, इख्तियारात और वसाइल को ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल करने के ऊपर सारी बात है। पूरा हमने आज भी इसका एक खाका पेश किया। पहले आप गिरफ्तार शुदा जो आपके वर्कर्स हैं उनकी बात किया करते थे, इसमें तो बात नहीं की। मिसिंग पर्सन का इशूज़ जो है वो हमारे 700 लोग जो है वो लापता बाजियाब हो चुके हैं तलत साहब, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे 90 लोग हैं और उनकी भी गुफ्तगू चल रही है, और हुकूमतों में से भी चल रही है, और तमाम दूसरी जगहों पे भी चल रही है, पाकिस्तान के रियासतों के इदारों से भी चल रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी रेमेडी मिलेगी। 700 लोग इस तकरीबन 5 सालों में जो है वो हमें बाजियाब हुए हैं, माओं को हमने बच्चे उनके वापस किए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान, हमसे बात कर रहे थे। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।